दोस्तों, आज मैं जिस तेलुगु मूवी को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसके बारे में कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मतलब अगर मैं सब कुछ कहना भी चाहूँ तो भी शब्द कम पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को एक जगह शांति से बैठकर देखें। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, इसलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है कलर फोटो। तो मूवी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक लड़का एक लड़की के पोस्टर को देखकर रो रहा होता है। तभी वहां एक कार आती है और हमें एहसास होता है कि शायद उस कार से उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहां दीप्ति नाम की लड़की कुछ ड्रॉ कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड चंदू उससे पूछता है कि दीप्ति, आज तुम कृष्णा से मिलवाओगी या नहीं। इसके जवाब में वो ना करके सर हिलाती है। तभी दीप्ति के पास इंडिया से उसकी भाभी का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब ये सुनकर दीप्ति को दुखी होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो सिर्फ खड़ी होती है, जैसे उसके अंदर कोई इमोशंस ही ना हो, उसका दिल एकदम से पत्थर हो। इसके बाद हमें मूवी में एक लाइन दिखाई जाती है, जिसमें लिखा है, जिसको हम प्यार करते हैं उस शख्स को अपने सराखों पर रखना ही असली प्यार है। खैर, इसके बाद दीप्ति और चंदू इंडिया आते हैं, लेकिन पहले दीप्ति अपनी फ्रेंड पद्मजा के घर आती है। वो दोनों 7 साल बाद मिले हैं। पद्मजा उसको देखकर खुश होती है और तभी दीप्ति उसे बताती है कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर पद्मजा अपना दुख व्यक्त करती है, लेकिन दीप्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो यहाँ सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने आई हो। खैर, इसके बाद पद्मजा भी दीप्ति और चंदू के साथ अंतिम संस्कार में शामिल होने जाती है, जहां दीप्ति का भाई रामाराजू अपने पिता के क्रियाकर्म की तैयारी कर रहा होता है। दीप्ति की भाभी रोने में लगी होती है, जबकि पास बैठी दीप्ति ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे वो घूमने के लिए यहाँ आई हो। ये देखकर उसका भाई रामाराजू गुस्सा होता है, लेकिन बाकी लोग उसे शांत कर लेते हैं। इसके बाद दीप्ति चंदू से कहती है कि मैं अभी उसके घर होकर आती हूँ, वहाँ से उसका फोटो भी मिल जाएगा। चंदू उससे कहता है बेस्ट ऑफ लक, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें फोटो मिल जाएगा। इसके बाद दीप्ति और पद्मजा वहाँ से कहीं के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में पद्मजा दीप्ति से पूछती है कि क्या तुमने अपने हस्बैंड को अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। तो दीप्ति कहती है कि हम अपने इमोशंस को तो छुपा सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को नहीं। चंदू ने शादी के बाद वो टैटू देख लिया, जिसके बाद मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। वो मेरा सपोर्ट करता है और मुझे हौसला देता है। असल में उसके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ आज आई हूँ। इसके बाद दोनों रास्ते में सोडा पीकर अपने कॉलेज की यादों को ताज़ा करने लगती हैं। तभी इनकी नजर वहाँ बैठे एक कपल पर पड़ती है, जो आपस में झगड़ा कर रहा होता है। दीप्ति ये देखकर उनके पास जाकर कहती है कि लगता है तुम्हारी स्टोरी भी मेरी जैसी ही है। वो दोनों दीप्ति से उसकी स्टोरी के बारे में पूछने लगते हैं, तो दीप्ति उनको अपनी स्टोरी बताती है। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में 3000 दिन पीछे जाती है और हम देखते हैं कृष्णा नाम के लड़के को। कृष्णा एक छोटे से गाँव में रहता है और उसकी फैमिली में उसके पिताजी और उसकी एक गाय है। उसकी माँ उसको जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी। कृष्णा रोज सुबह अपनी गाय का दूध गांव में बेचने जाता है और फिर उससे फ्री होकर अपने कॉलेज के लिए निकलता है। इसके बाद धीरे धीरे इस मूवी के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा कृष्णा, जो एकदम सीधा साधा लड़का है और मैकेनिकल ब्रांच में पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद है दीप्ति वर्मा, जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में है। फिर है पद्मजा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में है। अब तक ये दोनों फ्रेंड्स नहीं होती, क्योंकि ये वो वक्त है जब सभी ने अभी अभी कॉलेज को ज्वाइन किया है। खैर, इसके बाद आता है बाला, जो सिविल ब्रांच में पढ़ता है। फिर है धर्मेंद्र, जो इस कॉलेज में सीनियर है और सीएस ब्रांच में है। इसके बाद है इस कॉलेज का प्रिंसिपल श्रीनिवास रेड्डी, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फिर आखिर में है रोजा, जो दीप्ति की सीएस ब्रांच में है और पहले दिन ही दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। उधर बाला और कृष्णा भी एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और फिर हम देखते हैं दीप्ति के भाई रामाराजू को, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। रामाराजू प्यार के अगेंस्ट होता है, इसलिए उसे जब भी किसी कपल के बारे में पता चलता तो वो उस लड़के के हाथ पैर तोड़ देता था। इस तरह उसने अपने कांस्टेबल के कहने पर उसकी लड़की से प्यार करने वाले लड़के का हाथ तोड़ दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाला को, जिसके पिताजी का एक फोटो स्टूडियो होता है और वो पढ़ाई के साथ साथ लोगों के फोटो खींचने का भी काम करता है। अब एक दिन पुलिस एक लाश का फोटो खिंचवाने के लिए बाला को अपने पास बुलाती है, ताकि उस आदमी के परिवार की शिनाख्त हो सके। लेकिन बाला मरे हुए आदमी को देखकर घबरा जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बाला को मरे हुए आदमियों से डर लगता है और उस डर को वो बड़ा होने के बाद भी अपने अंदर से नहीं निकाल पाया है।
फिर हम देखते हैं कि कॉलेज में कृष्णा और बाला अपने बाकी साथियों के साथ सिगरेट पीने के लिए माचिस को ढूंढते हैं। तभी बाला कहता है कि सीनियर्स सिगरेट पीने के लिए अपनी माचिसों को ऊपर छत पर रख जाते हैं। कृष्णा तुम जाओ और माचिस ले आओ। बेचारा सीधा साधा कृष्णा माचिस को लेने चला जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि सीनियर्स भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब वो हाथ में अपनी चप्पल पकड़कर सीनियर से बचते बचाते पीछे के रास्ते से निकल जाता है। लेकिन तभी उसे दीप्ति माता रानी के गेटअप में किसी प्रोग्राम का रिहर्सल करते हुए दिखती है। उसको देखते ही कृष्णा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी पद्मजा दीप्ति से कहती है कि देवी माँ का रोल मैं करना चाहती थी, लेकिन ये रोल तुम पर ज्यादा सूट कर रहा है। तुमने जितनी अच्छी एक्टिंग की वो मैं भी नहीं कर सकती, इसलिए इस रोल को अब तुम ही करना। दूसरी तरफ खिड़की के बाहर खड़ा कृष्णा एक पेड़ की पत्ती लेकर दीप्ति की पूजा करने लगता है। यहाँ उसके मन में दीप्ति के लिए प्यार और रिस्पेक्ट दोनों एक साथ आ जाती है। अब दूसरे दिन से वो अपने चेहरे पर अच्छी अच्छी क्रीम लगाने लगता है, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि कुछ भी लगा लो, तुम काले ही रहोगे। जैसे भैंस को कितना ही नहला लो वो गाय नहीं बन सकती। फिर एक दिन जब दीप्ति कॉलेज जा रही होती है तो कृष्णा रास्ते में लघु शंका कर रहा होता है और इस तरह यहाँ इनका पहली बार एक दूसरे से सामना होता है। मतलब बेचारे का पहला इम्प्रेशन कुछ और ही पड़ता है। कुछ दिनों बाद दीप्ति का बर्थडे आता है तो उसका भाई रामा राजू उसका एक फोटो अपने घर के बाहर लगा देता है। जब कृष्णा उस फोटो को देखता है तो वो उसको चोरी चुपके अपने घर ले जाता है और फिर दीप्ति को देखता ही रहता है। अब एक दिन कॉलेज में प्रिंसिपल को कुछ खबर मिलती है तो वो छत पर जाता है जहाँ धर्मेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद होता है। ये देखकर प्रिंसिपल बहुत गुस्सा करता है और धर्मेंद्र को पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत करता है। अब इसके बाद धर्मेंद्र सोच लेता है कि जिस तरह उसकी इंसल्ट हुई है उसी तरह अब वो कॉलेज के सामने हीरो भी बनकर दिखाएगा, लेकिन इसके लिए उसे जरूरत होगी एक बकरे की। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि सामने उसे कृष्णा जाता हुआ दिखता है। उसको देखते ही धर्मेंद्र डिसाइड करता है कि हीरो बनने के लिए अब वो कृष्णा को ही बकरा बनाएगा। उसी दिन कॉलेज के एक रूम में दीप्ति और उसकी फ्रेंड्स रिहर्सल के लिए तैयार हो रही होती हैं। इत्तेफाकन उसी वक्त कृष्णा भी उसी रूम के सामने से निकल रहा होता है। इसी बात का फायदा उठाकर धर्मेंद्र उसको उसी रूम में धक्का दे देता है। अब बेचारा कृष्णा शर्म के मारे अपनी नजरें नीची कर लेता है और अपने आप को संभालकर उस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही धर्मेंद्र उसको पकड़कर पीटने लगता है और कहता है कि तुम लड़कियों के कमरे में घुस गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अब कृष्णा जानता तो था कि धर्मेंद्र ने ही उसको धक्का दिया है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कह पाया और इसी सीधेपन की कीमत आज उसे चुकानी पड़ रही थी। इस तरह कॉलेज में सभी के सामने कृष्णा को पीटकर धर्मेंद्र खुद को हीरो साबित करने लगता है। वो उसे घसीटकर कॉलेज के ग्राउंड में ले आता है और ये सब दीप्ति और उसकी फ्रेंड्स के साथ बाकी सभी देख रहे होते हैं। कृष्णा रोते हुए कहता है कि भैया मैं कमरे में जानबूझकर नहीं गया, मुझे किसी ने धक्का दिया। लेकिन धर्मेंद्र उसकी एक नहीं सुनता और अपने दोस्तों के साथ फिर से उसे मारने लगता है। इसी बीच प्रिंसिपल आकर धर्मेंद्र को रोकता है और कृष्णा को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा कृष्णा उस शाम अपने घर वापस नहीं जाता, बल्कि दोस्तों के हॉस्टल में ही रुक जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता को ये बात पता चले और उनको शर्मिंदा होना पड़े। वो अपने दोस्तों को ये भी बता देता है कि ये सब धर्मेंद्र ने किया, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों चुप रहा। उसी रात अब हम दीप्ति को देखते हैं जो अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है या किसी ने आपसे प्यार किया है। तो उसकी भाभी कहती है कि आजकल प्यार लोगों की नजरों में खेल बन चुका है, जबकि असली प्यार करना और निभाना दोनों ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। एक चींटी 15 साल जीती है, लेकिन हम उसको एक पल में मार देते हैं। ठीक ऐसा ही प्यार है, अगर वो ठीक से चले तो बहुत लंबा चलता है, लेकिन अगर कोई बीच में आकर उसको मसल दे तो प्यार निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगले दिन प्रिंसिपल कृष्णा को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि दीप्ति और बाकी फ्रेंड्स उनको सच बता देती है कि उस दिन कृष्णा को किसी ने धक्का दिया था, वो खुद अंदर नहीं घुसा था। ये जानकर अब प्रिंसिपल कृष्णा से माफी मांगता है और उसको कहता है कि अगली बार से ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इस बीच वो कहता है कि कृष्णा, मैंने एक दिन तुम्हारी स्पीच सुनी थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए जब भी इस कॉलेज में कोई स्पीच का प्रोग्राम होगा तो मैं तुमको उसमें जरूर शामिल करूंगा। ये सुनकर कृष्णा उनको थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला आता है। बाहर आने के बाद भी उसको बहुत बुरा लगता है कि सभी के सामने धर्मेंद्र ने उसको बेवजह बेइज्जत किया। उस दिन से वो भी कटा कटा सा रहता है और ये बात दीप्ति, पद्मजा और रोजा महसूस कर लेते हैं। वो अब एक एक करके उससे सॉरी बोलने के लिए जाती हैं, लेकिन कृष्णा उनका कोई जवाब नहीं देता और हर बार साइड से निकल जाता है। फिर एक दिन रोजा और पद्मजा उसके पास आकर कहते हैं
कि हम आपसे इतने दिन से सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो। कृष्णा कहता है कि मेरी इज्जत पूरे कॉलेज के सामने उतार दी गई। अगर आप अब सॉरी बोलने की जगह उस दिन सभी को सच बता देती जब धर्मेंद्र मुझे पीट रहा था, तो शायद वो सब नहीं होता। ये सुनकर अब वो दोनों फिर से सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर एक दिन कॉलेज ड्रामा में बाला और कृष्णा अपने रोल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी वहाँ सीनियर लड़कों के साथ धर्मेंद्र भी आ जाता है। अब मौका पाते ही कृष्णा अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर धर्मेंद्र की धुनाई करने लगता है और फिर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस तरह इन सभी का अब फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है और हम देखते हैं कि दीप्ति पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, इसलिए वो सभी के पास जाकर उनको एक पार्टी में इनवाइट करती है और इसके लिए वो कृष्णा के पास भी जाती है, लेकिन कृष्णा उस पार्टी में नहीं जाता। फिर दूसरे दिन दीप्ति उसके पास आकर पूछती है कि आखिर तुम पार्टी में क्यों नहीं आए। तो कृष्णा बताता है कि मैडम, मेरी गाय पेट से थी और उसको बच्चा होने वाला था। वो मेरी घर की सदस्य है, इसलिए जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई तब तक मैं आ नहीं सका, और जब उसने लक्ष्मी को जन्म दिया तब तक काफी रात हो चुकी थी, इसलिए मैं नहीं आया। दीप्ति कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी पार्टी अधूरी है, इसलिए कल मुझे लंच पर मिलना, साथ में लंच करेंगे। कृष्णा अब इसके लिए हाँ बोल देता है, पर अगले दिन वो लंच के लिए नहीं जाता, बल्कि एक बस स्टॉप पर बैठकर सिगरेट पीते हुए बस का इंतजार करने लगता है। तभी इतने में वहाँ दीप्ति आ जाती है। उसे देखकर कृष्णा हड़बड़ी में कहता है, अरे मैडम, आप यहाँ? और इसके बाद वो इधर उधर होने लगता है और पूछता है कि आपको कैसे पता चला मैं बस स्टॉप पर बैठा हूँ। दीप्ति कहती है कि तुम्हारी साइकिल को कल शाम मैंने ही पंचर किया ताकि तुम कोई और बहाना ना बनाओ। पर मुझे अब ये बताओ कि आखिर तुम किस तरह के लड़के हो? ना तुम पार्टी में आए और ना ही लंच पर आए। अगर तुम्हें आना पसंद नहीं तो मुझे मना कर देते ना, पर इस तरह किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहिए। अब ये सुनकर कृष्णा दीप्ति को बोलते बोलते रोक देता है और अपनी पॉकेट से काला चश्मा निकालकर उसे पहन लेता है। इसके बाद वो बोलना शुरू करता है, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने सोचा था कि आपकी और मेरी मुलाकात किसी बीच पर होगी, जहाँ पैरों के नीचे रेत होगी और ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, लेकिन ये सब नहीं हुआ, बल्कि हमारी मुलाकात मेरी पिटाई से हुई। जब धर्मेंद्र मुझे मार रहा था, आपको पता था कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन फिर भी आपने उस दिन सभी को कुछ नहीं बताया और धर्मेंद्र को नहीं रोका। ये कहते हुए वो रोने लगता है और उसके आंसू ना दिखें, इसलिए उसने वो चश्मा पहले ही पहन लिया था। दीप्ति को उसके रोने का एहसास हो जाता है और वो उस चश्मे को उतार देती है, लेकिन कृष्णा अभी भी चुप नहीं होता। वो कहता है कि मैं आपके बर्थडे बैनर को भी अपने घर ले आया ताकि मैं आपके फेस को ना भूलूं, क्योंकि एक आम आदमी की याददाश्त उसके माता पिता के अलावा किसी और के चेहरे को याद रखने के लिए बहुत कमजोर होती है। दीप्ति कहती है कि अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। कृष्णा कहता है कि आप क्या बात कर रही हैं मैडम, मैं और आप अगर साथ में खड़े होंगे तो लोग कहेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर चल रही है। मैंने आपको अपनी जिंदगी में बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है, इतना ऊंचा कि वो मेरी हैसियत से भी ऊपर है और मैं वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे कभी बात भी करूं और आपसे कभी नजरें भी मिलाऊं, और यही मेरी हकीकत भी है कि मैं आपको सिर्फ दूर से देखकर ही चाहता रहूं। इतना सब कुछ बोलकर कृष्णा एकदम से चुप हो जाता है और ये सुनकर दीप्ति उसको गले से लगा लेती है। दीप्ति को अपनी भाभी की बात याद आती है और वो कृष्णा में ही अपने प्यार को ढूंढ लेती है। इसके बाद वो कृष्णा को आई लव यू बोलकर बस से निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले कहती है कि कल हम बीच पर वैसे ही मिलेंगे जैसे तुमने सोचा था, लेकिन कल मैडम से नहीं अपनी दीप्ति से मिलने के लिए आना। इसके बाद दोनों अगले दिन बीच पर मिलते हैं और एक दूसरे के फैमिलीज के बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इन दोनों का प्यार किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि दोस्तों को भी नहीं। खैर, जब दीप्ति वहाँ से जाने लगती है तो कृष्णा उससे कहता है कि हम लोग अब संभल कर मिला करेंगे ताकि किसी को पता ना चले। दीप्ति कहती है कि अगर यहाँ नहीं मिलेंगे, कॉलेज में नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? तो कृष्णा कहता है कि अगर किसी को हम दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको अपने आप आपसे मिलवा देती है, जैसे आप मुझे मिल गयी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों कॉलेज में एक दूसरे से माचिस का वॉकी टॉकी बनाकर बात करते रहते हैं और जब भी मिलना होता है तो कृष्णा अपनी साइकिल और दीप्ति अपनी गाड़ी लेकर बीच पर आ जाती है। फिर एक दिन कृष्णा दीप्ति को अपने घर ले आता है और लक्ष्मी से मिलवाता है जो अभी अभी पैदा हुई है। लक्ष्मी काली गाय थी, इसलिए वो दीप्ति से कहता है कि दुनिया में हर काली चीज को बस कोसा जाता है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बिल्ली हो या कुत्ता, लेकिन सिर्फ गाय ही एक ऐसी चीज है जो अगर काली भी होती है तो भी हम उसकी पूजा करते हैं। यही वजह है कि मुझे काला होते हुए भी लक्ष्मी से प्रेरणा मिलती है।
खैर, इसके बाद वो दीप्ति को अपनी माँ के फोटो के पास ले जाता है और इमोशनल हो जाता है। यहाँ दीप्ति उससे कहती है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल माँ जैसी हैं। ये सुनकर कृष्णा और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। खैर, अब कुछ दिनों के अंदर ही बाला को ये बात पता चल जाती है कि कृष्णा और दीप्ति का अफेयर चल रहा है। पहले तो कृष्णा उससे इस बात के लिए इनकार कर देता है, लेकिन बाद में वो बाला को सब कुछ सच सच बता देता है। बाला उससे कहता है कि ध्यान रखना, दीप्ति का एक भाई भी है जो पुलिस में है और एकदम साइको है, इसलिए उससे बचकर रहना। कृष्णा कहता है कि ये बात मुझे पता है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। अब एक दिन कृष्णा बाला से कहता है कि मेरा एक अच्छा सा फोटो खींच दो, क्योंकि दीप्ति ने उससे एक फोटो मांगा है। शायद वो उसे अपने घर पर दिखाए या फिर अपनी बुक में रखे। जिसके बाद बाला उसे तैयार करके जैसे ही फोटो लेने वाला होता है, तभी लाइट चली जाती है। फिर एक दिन कृष्णा दीप्ति को अपनी माचिस वाले स्मार्टफोन की मदद से ये बताता है कि बाला को उन दोनों के बारे में सब कुछ पता है और वो दीप्ति से मिलना चाहता है। दीप्ति कहती है कि हमने डिसीजन लिया था ना कि हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन अब तुमने प्रॉमिस तोड़ा है, इसलिए मैं भी अपनी एक फ्रेंड को साथ में लेकर आऊंगी। इसके बाद कृष्णा बाला के साथ दीप्ति से मिलने आता है और वो फोटो भी लाता है जो उस दिन खींचा था। इतने में दीप्ति के आते ही कृष्णा अपना चश्मा निकालकर पहन लेता है। बाला उससे पूछता है कि आखिर तुम दीप्ति को देखकर ये काला चश्मा क्यों पहन लेते हो? तो कृष्णा कहता है कि दीप्ति गोरी है और मैं एकदम काला हूँ, इसलिए जब मैं ये चश्मा पहनता हूँ तो मुझे वो भी काली दिखती है, जिस वजह से मेरे अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब बाला कहता है कि तू अपने दोस्त को यानी मुझे ज्यादा प्यार करता है या दीप्ति को? इस पर कृष्णा कहता है कि मेरे जीवन साथी के रूप में सिर्फ दीप्ति जिस तरह मेरा प्यार है, ठीक वैसे ही दोस्ती में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है। मैं मर जाऊंगा तो भी मुझे 4 दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा एक दोस्त बाला ही मेरे लिए काफी है। इसी बीच बाला की नजर दीप्ति और उसकी फ्रेंड पद्मजा पर पड़ती है। पद्मजा को देखते ही बाला को उससे प्यार हो जाता है और इसके बाद जब दीप्ति और कृष्णा बात करने के लिए अलग जाते हैं तो बाला भी पद्मजा के साथ अलग खड़े होकर उसको जोक सुनाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उन दोनों के सामने कुछ आदमी एक चीता को लेकर जाने लगते हैं, जिसे देखकर बाला अपने डर की वजह से वहीं फ्रीज हो जाता है। अब यहाँ कृष्णा दीप्ति को अपना फोटो देने वाला होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जो फोटो बाला ने खींचा था उसमें तो सिर्फ उसके दांत ही दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर लाइट जो चली गई थी। ये देखकर कृष्णा बहुत उदास हो जाता है और फिर अपने फोटो को छिपा लेता है। दीप्ति के पूछने पर वो कहता है कि मैं फोटो को जल्दी जल्दी में घर पर ही भूल गया। इसके बाद दीप्ति उसे अपना टैटू दिखाती है जो उसने अपने सीने पर गुदवाया था, जिसे देखकर कृष्णा नाराज हो जाता है और फौरन बाला को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरे दिन दीप्ति कृष्णा को मना ही लेती है। कृष्णा कहता है कि आपने मेरी वजह से अपने शरीर को चोट दी, ये मुझसे सहन नहीं हुआ, आगे से प्लीज आप ऐसा मत करना। अब उसी दिन उन दोनों को छत पर बात करते हुए धर्मेंद्र का एक दोस्त देख लेता है, जो इस बात को धर्मेंद्र से कह देता है। कुछ दिन बाद कॉलेज में बाहर से एक विदेशी आदमी विजिट करने आता है, तो यहाँ कृष्णा अपने प्रिंसिपल से कहता है तो क्या मैं आज उस नए प्रोफेसर सर के सामने स्पीच दे सकता हूँ? ये सुनकर प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो कृष्णा, वो आदमी विदेश से आया है, तुम जैसे काले लड़के को अगर स्पीच के लिए भेज दिया तो पूरे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। वैसे भी हमारे कॉलेज को 40 बेस्ट कॉलेज में सबसे ऊपर रखा गया है, मैं नहीं चाहता इस बात से हमारी इमेज खराब हो। ये सुनकर कृष्णा निराश हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब प्रोग्राम में उस प्रोफेसर की स्पीच के बाद एक लेक्चरर उठकर बच्चों से पूछता है कि क्या कोई अपनी स्पीच देना चाहता है, तो इसके जवाब में कृष्णा अपना हाथ उठा देता है और वो स्टेज पर पहुंचकर कहता है कि अंग्रेज जब भारत आए तो जाते जाते हमको एक चीज सिखा गए कि काले रंग के लोग पढ़े लिखे नहीं होते या फिर उन्हें अकल नहीं होती, और वो बात हिंदुस्तानी लोगों ने अपने अंदर इस स्तर पर बसा ली कि अगर आज एक माँ को बोला जाए कि आपको 18 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखना होगा तभी आपका बच्चा गोरा होगा, तो वो माँ 18 महीने उस बच्चे को पेट में रखने के लिए तैयार हो जाएगी। हम भूल चुके हैं कि रंग से किसी की औकात या उसकी खूबियों का पता नहीं चलता, और हम अगर आज इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अगर इस कॉलेज की कोई इमेज है तो वो सिर्फ गोरे स्टूडेंट्स की वजह से नहीं, बल्कि उसमें सभी रंग के बच्चों का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए अगर हम इस सोच के साथ चलना सीखेंगे तो अपने देश और इस दुनिया को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये सुनकर वहाँ सभी सीटी मारने लगते हैं और दूर बैठी दीप्ति इस स्पीच को सुनकर खुश हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद दीप्ति का बर्थडे होता है, इसलिए वो कृष्णा को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन कृष्णा के पास टाइम नहीं होता, तो वो फौरन कॉलेज में ही मिलने के लिए मान जाता है। दीप्ति के साथ वो रेस्ट रूम में जाता है,
जहाँ वो उसको बर्थडे विश करता है। लेकिन इतने में धर्मेंद्र और उसके दोस्त उस रेस्ट रूम को लॉक करके प्रिंसिपल को वहाँ बुला लेते हैं। अब बाहर निकलकर दीप्ति और कृष्णा अपनी सफाई देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उनकी एक नहीं सुनता। इसके बाद वो दोनों के घर कॉल करके कृष्णा के पिता और दीप्ति के भाई रामा राजू को बुला लेता है। अब रामा राजू को भनक लग जाती है कि दीप्ति का सच में कृष्णा के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए वो उसको घर ले जाता है और वेकेशंस के नाम पर अपने एक दोस्त के घर विजयवाड़ा भेज देता है। वहाँ दीप्ति टेबल पर रखे दूध को थोड़ा गिराकर अपनी ओढ़नी से उसे पोंछकर उसे स्मेल करने लगती है, क्योंकि दूध का काम करने की वजह से यही स्मेल कृष्णा के कपड़ों से आया करती थी। उधर कृष्णा भी उसको मिस करके बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वही बैनर देखता रहता है जो उसने दीप्ति के घर से चुराया था। मूवी का ये वही सीन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जब कृष्णा दीप्ति के फोटो को देख रहा होता है तो कहता है कि अगर मुझे मौत आए तो मैं तुम्हारे इस फोटो को भी कफन बनाकर खुशी खुशी इस दुनिया से चला जाऊंगा। तभी वहाँ एक कार आती है जो किसी और की नहीं बल्कि रामा राजू की कार थी। पहले तो रामा राजू उसको बहुत मारता है और कहता है कि मेरी बहन से प्यार करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने अपनी शक्ल भी आईने में देखी है। कृष्णा कहता है सर, मैं पढ़कर अच्छी नौकरी करूंगा और दीप्ति मैडम को खुश रखूंगा, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आप मुझे मार क्यों रहे हैं। इस पढ़ने वाली बात पर रामा राजू अब कृष्णा के सारे डॉक्यूमेंट्स को जला देता है और कहता है कि अब तुम्हारी पढ़ाई तो गई, अब तुम कैसे मेरी बहन को पालोगे। इतना कहकर वो उसको मार मार कर अधमरा कर देता है। इसके बाद वो जाते जाते उसके पास थोड़ी बिरयानी रखता है और उसे खाने के लिए मजबूर करता है। बेचारा कृष्णा चुपचाप उसको खाने लगता है। अब बातों ही बातों में रामा राजू से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल काली बकरी की बिरयानी बनवाई है। पहले मैंने उसको पकड़ा और फिर जब उसको काटने के लिए दौड़ा तो उसने मुझे बताया कि मैं बकरी नहीं हूँ बल्कि एक गाय हूँ। इसके साथ ही साथ उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। ये सुनकर कृष्णा के होश उड़ जाते हैं, यानी रामा राजू ने उसकी प्यारी गाय को काटकर उसके मांस के टुकड़ों को चावल में मिला दिया था। कृष्णा ये देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और अपनी गाय को याद करने लगता है। दोस्तों, मूवी का ये सीन बहुत ही इमोशनल है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर, लास्ट में रामा राजू कृष्णा से कहता है कि अगर तुम अब मेरी बहन के करीब भी आए तो मैं तुमको अगली बार तुम्हारे बाप की बिरयानी खिलाऊंगा। बेचारा कृष्णा उस दिन से बहुत सहम जाता है। अब कॉलेज में दीप्ति एग्जाम देने के लिए हॉल टिकट लेने आती है तो रामा राजू भी उसके साथ आता है ताकि कृष्णा उससे ना मिल सके। इस बीच बाला वहाँ आकर दीप्ति को इशारों में गाना सुनाते हुए बताता है कि कृष्णा टेरेस पर है। इसके बाद दीप्ति बाहर आती है और अपने भाई से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। इस बहाने वो कृष्णा से मिलती है, जहाँ कृष्णा उसको बताता है कि हम अभी इस कॉलेज और इस गांव से जा रहे हैं। दीप्ति कहती है कि नीचे मेरा भाई खड़ा है, तो कृष्णा कहता है कि फिक्र मत करो, इस वक्त पूरा कॉलेज हमारे साथ है। इसके बाद देखते ही देखते कृष्णा पूरे कॉलेज और रामा राजू के सामने दीप्ति को वहाँ से लेकर निकल जाता है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ फाइनली अब वो कपल दीप्ति से कहता है कि क्या आप दोनों की शादी हुई। दीप्ति कहती है और क्या, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और अब मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह वो कपल भी अपने रिश्ते को लेकर मोटिवेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में पद्मजा दीप्ति से पूछती है कि तुमने आखिर उनको अपनी झूठी कहानी क्यों सुनाई। तो दीप्ति कहती है कि उन दोनों को मोटिवेशन की जरूरत थी और जरूरी नहीं जैसा मेरे और कृष्णा के साथ हुआ वैसा ही इनके साथ भी होगा। और दोस्तों, यहाँ से मूवी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ। हम देखते हैं कि जब दीप्ति कृष्णा से मिलने ऊपर टेरेस पर जाती है तो वो देखती है कि कृष्णा का एक और पैर टूटा हुआ है और वो लंगड़ाकर ऊपर आ रहा है। ये देखकर दीप्ति के होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। कृष्णा उसे बताता है कि उस रात आपके भाई ने मुझे मेरी लक्ष्मी का मांस खिलाया, वो लक्ष्मी जिसकी माँ को मैं अपनी माँ समझकर बड़ा हुआ, मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। फिर भी आपके भाई ने मुझसे कहा कि अगली बार अगर मैं आपसे मिला तो वो मुझे मेरे पिता का मांस खिला देंगे। बाबा का नाम सुनकर मैंने आपके भाई के ऊपर हाथ उठा दिया और बदले में उन्होंने मेरा पैर तोड़ दिया। ये कहते कहते कृष्णा पूरी तरह से टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दीप्ति कहती है कि मेरे भाई ने मुझे जिस दोस्त के घर भेजा वो भी अच्छा इंसान नहीं है और मुझ पर गंदी नजर रखता है, इसलिए अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब हम साथ ही रहेंगे। कृष्णा कहता है कि मैं इस उम्र में अपने बाबा का सहारा बनना चाहता था, लेकिन वो उल्टा मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा, मैं खुद को खत्म महसूस कर रहा हूँ। दीप्ति कहती है कि मैं भी अब खुद को खत्म ही महसूस कर रही हूँ। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब इन दोनों को साथ में तो कोई रहने नहीं देगा, इसलिए ये दोनों एक साथ एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। फिर अगले दिन ये दोनों पॉइजन लेकर उसी बीच पर आ जाते हैं जहाँ ये मिला करते थे।
कृष्णा कहता है कि जिस जगह से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी वही जगह आज हमारे अंत की गवाह भी बनने जा रही है। दीप्ति पूछती है कि मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। कृष्णा कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हारे सामने खुलकर सिगरेट पीना चाहता हूँ। इसके बाद कृष्णा अपनी सिगरेट निकाल लेता है और दीप्ति से उसकी ख्वाहिश पूछता है। दीप्ति कहती है कि जब मूवी में ऐसा कुछ होता है तो वो दोनों एक दूसरे की गोद में सर रखकर वो सब कुछ बताते हैं जो आज तक उन्होंने एक दूसरे को नहीं बताया। इसके बाद कृष्णा कहता है ठीक है, पहले आप अपना सर रखो, मैं आपको कुछ बताता हूँ। कृष्णा कहता है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा तब आप देवी के रूप में थी। आपको देखकर मेरे मन में सबसे पहले बस एक ही चीज आई और वो थी भक्ति। इस दुनिया में लोग सिर्फ प्यार करते हैं, लेकिन मैं तब से लेकर आज तक आपको सिर्फ प्यार नहीं करता बल्कि आपकी पूजा करता हूँ। इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ भाव भक्ति है, इसलिए मैं भी अपने प्यार को भक्ति ही मानता हूँ और इसीलिए आज तक आपको आप ही बोलता हूँ, तुम नहीं। लेकिन एक दिक्कत है, मेरे रंग की वजह से लोगों ने मुझे सिंपैथी तो दी है लेकिन कभी मुझे असली चीजों के लायक नहीं समझा। तो क्या आप भी मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मुझे सिंपैथी चाहिए? इस बात पर दीप्ति गुस्सा होकर एकदम से उठकर बैठ जाती है और फिर कृष्णा उसकी गोद में लेट जाता है। दीप्ति उसे बताती है कि जिस तरह तुमने मुझे देखा ठीक वैसे ही मैंने तुम्हें कॉलेज के ड्रामा में देखा था, जिसके बाद मैं तुमसे मिलने आई। मुझे तुमसे कोई सिंपैथी नहीं है, बल्कि मुझे असल में तुम जैसा लड़का मिला ही नहीं जिसके दिल में वही हो जो उसकी जुबां पर हो। तुम सच्चे हो, इसलिए अच्छे हो और इसीलिए मुझे पसंद हो, वरना मैं सोचती थी कि दुनिया में सभी लोग सिर्फ मेरे भाई जैसे ही हैं। दीप्ति कहती है, सुन रहे हो ना तुम? लेकिन तभी वो देखती है कि कृष्णा बेहोश हो चुका है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है कि प्लीज एक बार उठ जाओ और ये जान लो कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, समझ गए ना तुम? अब ये कहते कहते वो भी बेहोश हो जाती है। उधर रामा राजू बाला को मारते हुए बीच पर ले आता है क्योंकि उसे शक था कि बाला को दीप्ति के भगाने के बारे में पता होगा। लेकिन तभी उसकी नजर दीप्ति और कृष्णा पर पड़ती है। वो फौरन दीप्ति को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और बाला इस बीच कृष्णा के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे कृष्णा की लाश दिखती है और उसे वही डर लगने लगता है जो उसे लाश देखकर होता है। लेकिन तभी उसे वो बात याद आती है जो कृष्णा ने कही थी कि मेरे लिए 4 आदमियों की जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ मेरा दोस्त अकेला बाला ही काफी है। ये सोचकर बाला रोते हुए और खुद चक्कर खाते हुए भी कृष्णा को अपने कंधे पर उठाता है और फिर उसे उसके घर ले आता है। घर पर आते ही कृष्णा के पिता और बाला दोनों उसको ठेले पर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी तेज बारिश होने लगती है। ये देखकर बाला भगवान को गाली देने लगता है और फिर अंदर से दीप्ति का वही बैनर लाकर कृष्णा का फेस ढकते हुए उसे हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल पड़ता है। सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ दीप्ति और पद्मजा कृष्णा के घर आए होते हैं। दीप्ति उसके पिता से कृष्णा का फोटो मांगती है तो वो कहते हैं कि मेरे पास कृष्णा का कोई फोटो नहीं है बेटा, एक फोटो था भी, लेकिन तुम्हारे भाई ने एक दिन आकर मेरे घर में आग लगा दी और उसमें सब कुछ जल गया, बस मैं अपनी बीबी का फोटो ही बचा पाया। ये सुनकर दीप्ति जाने लगती है पर तभी उसे कुछ ख्याल आता है। वो कृष्णा के पिता से कहती है कि अंकल, आपने कृष्णा के फोटो को तो हार पहनाया होगा ना, उसे ही मुझे दे दीजिए। ये कहकर वो घर के अंदर जाती है। बाहर खड़ी पद्मजा उनसे बाला के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि कृष्णा के अंतिम संस्कार के बाद बाला भी पागल हो गया और पूरे दिन बस कॉलेज के बाहर बैठकर कृष्णा का इंतजार करता रहता है। उधर दीप्ति अंदर जाकर जो देखती है उसको देखकर उसके आंसू निकल आते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाती। वो देखती है कि वहाँ कोई फोटो नहीं है बल्कि कृष्णा के पिता ने कृष्णा की शर्ट को ही वहाँ लटकाकर उस पर हार चढ़ा रखा है। मतलब इतनी दूर से दीप्ति उसका फोटो लेने आई पर उसे वो नहीं मिला, इसलिए वो कृष्णा के शर्ट को लेकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है और साथ में उसे कृष्णा के विजन्स भी आते रहते हैं। इसके बाद सीन 2 महीने बाद शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि कृष्णा की मां की फोटो की मदद से आखिरकार वो कृष्णा का फोटो भी बना लेती है। यानी मूवी की शुरुआत में दीप्ति जो फोटो बना रही थी वो असल में कृष्णा का ही फोटो था। चंदू कहता है कि मुझे तुम पर फक्र है कि तुमको ऐसा प्यार करने वाला मिला। आज कृष्णा कई लोगों की प्रेरणा बन चुका है। उसने सभी को सिखा दिया कि असली प्यार क्या है। आज उसका एक भी फोटो उसके पिता के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका में हमारे पास उसका एक कलर फोटो है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अब दोस्तों, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन हो गई, इसलिए मैं कुछ पूछूंगा नहीं बल्कि अपनी बातों को नीचे कमेंट्स में लिख देना। बाकी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।